गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है फोकस कॉन्सेप्ट्स पर। आज जो मैं पेपर लेकर आया हूँ वो है जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश। 19 अप्रैल 2021 को ये पेपर हुआ था, यानी कि एक महीने पहले तकरीबन। लेटेस्ट पैटर्न है और जो आने वाले जिनके एग्ज़ाम्स होने हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसलिए सभी को ये सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा देखो 40 क्वेश्चन इस पेपर में मिलेंगे। फिर से हमने दो पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट वीडियो 20 क्वेश्चन, सेकेंड वीडियो 20 क्वेश्चन। इसके अलावा देखो ये पेपर डिमांड पे हो रहा है। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि इस पेपर को पहले कराया जाए। अगर आप भी चाहते हो कि कोई पेपर पहले मैं कराऊं तो आप मुझे वो पेपर भेज सकते हो, उसका लिंक सेंड कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मुझे सेंड कर सकते हो। कराने मुझे डीएसएसबी के सारे ही पेपर है, बट मान लो नेक्स्ट मंथ पेपर है, कोई बच्चा चाहता है कि ये फ़लाना पेपर होना ज़रूरी है, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप बिल्कुल भेज सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है आप मुझे वो भी भेज सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। एक अलग से प्लेलिस्ट में बना दूंगा यूट्यूब पर, और जो भी डाउट्स आएंगे उनको मैं सॉल्व करके अपलोड करता रहूँगा। आ जाते हैं अपने आज के पेपर पे। पहला पार्ट जैसे कि इसका हम सॉल्व करेंगे आज। टोटल 20 क्वेश्चन है और एक एक करके बिल्कुल अच्छे से इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आपको नज़र आ रहा है, इसकी हिंदी में बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में बोला है कि भाई एक दुकानदार अपनी वस्तु के क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर वो 28.57% की छूट देता है अंकित मूल्य पर, और ग्राहक के अनुरोध पर एक और वो डिस्काउंट देता है जो कि 12.5% होता है क्रय मूल्य का। तो लॉस उसको हुआ होगा, वो लगभग कितना प्रतिशत हुआ है ये हमसे पूछा है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। देखो भाई आप देख पा रहे हो 40%, क्योंकि उसने बढ़ाकर प्राइस लिखा है तो 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। हम मान लेते हैं कि अगर उसने 5 रुपये में कोई वस्तु खरीदी होगी तो 2 रुपये ज़्यादा उसने अंकित मूल्य किया है, 7 रुपये किया है। अब 28.57% का डिस्काउंट दिया है अंकित मूल्य पर। 28.57% की देखो फ्रैक्शन याद होना बहुत ज़रूरी है, जो कि होती है 2/7। जब आप 7 का 2/7 निकालोगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 का डिस्काउंट दिया, तो यानी कि वो 5 रुपये में बेचने को तैयार था। और 5 रुपये में बेचने का मतलब है कि उसने ख़रीदा भी 5 में, बेचे भी 5 में। तो अब तक वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में है। लेकिन अगर आगे उसने फिर से डिस्काउंट दिया ना तो उसको लॉस होगा, और आगे उसने डिस्काउंट दिया है। अच्छा, जो डिस्काउंट उसने दिया है ना वो कॉस्ट प्राइस का 12.5% है, और हानि भी हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो इसीलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, अब सीपी का जितना परसेंट डिस्काउंट दिया जाएगा उतना ही लॉस परसेंट होगा। तो क्योंकि उसने 12.5% का डिस्काउंट दिया है तो लॉस भी 12.5% का ही होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखो भाई दूसरा क्वेश्चन है इलेक्शन का। कहता है कि ए और बी के बीच एक चुनाव हुआ 2002 में और ए 4000 वोट से बी से जीत गया। अब 2005 में एक तो जो नंबर ऑफ वोटर्स है, मतलब जो मतदाता है, वो 25% से बढ़ जाते हैं, और बी के लिए वोट करने वाले लोग भी 50% से बढ़ जाते हैं, और इसीलिए जो बी है वो 15,000 वोट से जीत जाता है। तो बताओ भाई बी को 2002 में कितने वोट्स मिले थे। चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। देखो भाई इस क्वेश्चन में ना एक तो वेरिएबल मानना ज़रूरी है, मतलब एक्स की टर्म्स में चलना पड़ेगा। उसका कारण क्या है कि रियल डाटा का यूज़ है यहाँ पर। तो मैंने मान लिया कि बी को अगर एक्स वोट मिलते हैं तो ए जीता था 2002 में 4000 वोट से, यानी उसको 4000 ज़्यादा मिले होंगे बी से, इसलिए ए को मिले होंगे एक्स प्लस 4000। अच्छा, दोनों को जोड़ने पे मिल रहा है 2x प्लस 4000। तो इसका मतलब है कि टोटल इतने वोट पड़े थे 2002 में। हालांकि यही वोट अब 25% से बढ़ चुके हैं। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। आप चाहो 2x का अलग से निकाल लो 25%, जो कि 0.5x होगा, और 4000 का अलग से निकाल लो 25%, जो कि 1000 होगा। यानी इतने वोटर्स बढ़ गए। तो अब नए वोटर्स जो होंगे ना इनको जोड़ने पर मिलेंगे, वो होंगे 2.5x प्लस 5000। उसी तरीके से बी को वोट करने वाले लोग भी 50% से बढ़ चुके हैं। 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, और 1/2 का मतलब होता है कि x का आधा, जो कि 0.5x होगा। तो 0.5x अब ज़्यादा वोट करेंगे बी के लिए, तो टोटल वोट कितने करेंगे 1.5x। अब अगर मैं पता लगाना चाहता हूँ भाई ए को कितने वोट मिले 2005 में, तो आप टोटल वोट में से बी वाले वोट हटा दो, तो ये वोट मिले ए को। अब जैसे कि ये 2005 में बी जीता था, तो मैंने इसलिए बी के वोट्स में से ना ए के वोट्स माइनस कर दिए और ये मार्जिन दिखा दिया, इतने से बी जीता था।
बहुत ईजिली आप कैलकुलेट कर लोगे एक्स की वैल्यू, जो कि होगी 40,000। और 2002 में हमने बी को माना था एक्स वोट मिले, तो वही हमसे पूछा है, 40,000 आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से इलेक्शन पर है, ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें कहता है कि दो लोगों के बीच में एक चुनाव हुआ, और जो वोट देने वाले लोग थे उनमें से 20% ने तो वोट दिया ही नहीं है। अच्छा, जिन लोगों ने वोट दिया है उसमें से भी 120 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 200 वोट ज़्यादा मिले हारने वाले से, और उस जीतने वाले उम्मीदवार को ना टोटल का, जो वोट दिए उसका नहीं, टोटल का यानी वोटिंग लिस्ट का 41% मिला है। तो बताना ये है कि हारने वाले को कुल डाले गए मतों का कितना प्रतिशत मिला। तो चलिए इसको समझते हैं इसके सॉल्यूशन के थ्रू। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 वैसे तो एक्स की फॉर्म में ही होना था, बट एक बहुत अच्छी अप्रोच मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। आप मान लो कि भाई टोटल नाम लिस्ट में 100 थे, टोटल 100 लोगों को वोट देना था। 20 ने तो भाई दिया ही नहीं है, उनको हटा देते हैं हम। अब 41% वोट मिला था टोटल का विनर को। 80 का बहुत से बच्चे निकाल देते हैं, 41%, वो गलत हो जाएगा। साफ साफ बता रखा है कि भाई जो विनर को वोट मिले हैं 41%, वो टोटल का है। और टोटल का मतलब यहाँ पर वोटिंग लिस्ट से होगा, और वोटिंग लिस्ट में हमने 100 नाम माने हैं, तो इसीलिए 100 का 41% 41 होगा। देखो 20 और 41, 61 का तो हिसाब मिल गया 100 में से। अब बचे 39 वोट। तो 39 वोट में ना दो दो चीज़ें हैं। एक तो इसमें लूज़र भी है, मतलब कितने हारने वाले को मत मिले हैं, और इन्हीं में इनवैलिड भी है। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि भाई इनवैलिड तो दे रखे 120, तो 120 जो है ना वो रियल डाटा है, और ये हमने एक नंबर एज्यूम कर रखा है, तो ये दोनों डाटा कभी मिक्स नहीं हो सकते। तो इसलिए आप समझो बात को, इस 39 यूनिट में दो चीज़ें होगी, लूज़र और इनवैलिड। अच्छा देखो, यहाँ आप देख पा रहे हो कि भाई इनके बीच 2 यूनिट का अंतर है, और ये 2 यूनिट कैसे बनी है, इसमें एक तो होगा हार जीत कितने से हुई है, और दूसरा होगा इसमें नंबर ऑफ़ इनवैलिड वोट्स। तो देखो हार जीत बता रखी है 200 से हुई है, बट 200 में से ना मैं क्या करूँगा, इनवैलिड वोट्स को यहाँ आकर घटाऊँगा, तो पता चलेगा कि भाई 80 से हार जीत हुई है। तो 2 यूनिट की वैल्यू हम 80 लिख देते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू मिल रही है आपको 40। अब जितनी यूनिट्स आपने मानी है वो सब 40 गुना हो जाएगी। जैसे जैसे लूज़र का पूछा था, तो लूज़र को देखो यहाँ मैंने दिखा रखा है, 39 में लूज़र के अलावा इनवैलिड भी है। मैंने इन 39 यूनिट की वैल्यू निकाली, जो कि होगी 39 इंटू 40। आप कैलकुलेट करोगे तो 1560 मिलेगी, और उसमें से 120 हटाना भी है। तो जैसे ही 120 हटाओगे ना, 1440 पता चलेगा कि हारने वाले को मिली है। दूसरा, टोटल वोटिंग यहाँ कितनी हुई थी, 80 यूनिट, तो उन 80 यूनिट की वैल्यू होगी 3200। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हारने वाले को 1440 मत प्राप्त हुए आउट ऑफ 3200 में से। और परसेंट निकालोगे तो बहुत आसानी से 45 मिल जाएगा। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ये सेकंड पार्ट हो गया, सॉरी ये फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ही नहीं इसमें, जिस बच्चे ने पीडीएफ भेजी है, तो 4 मिसिंग है, और भी एक दो क्वेश्चन मिसिंग है। तो सीधा आ जाते हैं 5 पर। देखो 5 का मतलब समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रखा है कि 3 लोग हैं, और वो तीनों ना भागना शुरू करते हैं एक सर्कुलर स्टेडियम के अराउंड किसी एक फिक्स पॉइंट से। तो होता क्या है कि पहला आदमी एक राउंड कंप्लीट कर लेता है 126 सेकंड में, ऐसे ही दूसरा आदमी 154 सेकंड में, और तीसरा आदमी 198 में। तो क्योंकि तीनों के टाइम अलग अलग है, तो ये मतलब एक एक राउंड में तो नहीं मिल पाएंगे, बट कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि ये तीनों ना इस पॉइंट पर फिर से मिलेंगे। कितने टाइम बाद मिलेंगे वो हमें बताना है। आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ये कॉन्सेप्ट एलसीएम का है। सिंपली हमें तीनों नंबर्स का एलसीएम लेना है, और वही हमारा आंसर होता है। देखते हैं सॉल्यूशन में। देखो वही चीज़ मैंने यहाँ बता रखी है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इन सब का एलसीएम लेना है। एलसीएम भी लेते हुए दिखाया है आपको, तो एलसीएम इतना बनेगा। अच्छा, ये एलसीएम है सेकंड्स में, जबकि आंसर मिनट में है। तो 60 से अगर आप डिवाइड करते हो ना, यही एलसीएम मिनट में आ जाएगा, जो कि इतना बनेगा। बाकी हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है 23 मिनट तो पूरे,
और ऊपर का जो 1/10 मिनट है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करके आप सेकंड्स बना सकते हो। तो 23 मिनट 6 सेकंड बाद फिर से उसी पॉइंट पर मिलेंगे तीनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको नज़र आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड मास यूज़ करना है। सॉल्व करा देता हूँ। देखो 18 इंटू 3 होता है 54 और एक जोड़ोगे 55 यानी 55। 15 में से आप 39 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 16। उसके बाद देखो ये 3 जुड़ेगा जब 16 में तो ये 19 हो गया, और माइनस का 8 प्लस का 19 यानी कि प्लस का 11 हो गया, और 2 में से जब घटेगा आपका 11 तो -9 हो गया। तो कुल मिलाकर ना इतना बचा, और 17 में से 9 गया, आप समझते हो 8 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, समझते हैं। कहता है कि एक फल विक्रेता पहले दिन 200 सेब बेचता है और उसको 40 सेब के विक्रय मूल्य बराबर लाभ होता है। अगले दिन फिर से वो 200 सेब बेचता है और इस बार ही उसे 40 सेब के विक्रय मूल्य बराबर हानि होती है। तो ये लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बीच का अंतर बताओ। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। देखो भाई सॉल्यूशन मैंने आपको बता रखा है, थोड़ा शॉर्ट में किया है, इसको मैं समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा है कि दोनों जगह ना उसने 200 ही सेब बेचे हैं। आप मान लो एक सेब 1 रुपये में बेच रहे हैं, तो आप बोलोगे कि सेलिंग प्राइस जो बनेगा ना उसका, वो यहाँ भी 200 ही बनेगा और यहाँ भी 200, क्योंकि दोनों जगह 200 सामान बेचे हैं। अच्छा, प्रॉफिट होता है उसको यहाँ पर 40 सेब के विक्रय मूल्य जितना, क्योंकि हम 1 रुपये मान चुके एक सेब का विक्रय, तो हम बोलेंगे 40 यहाँ प्रॉफिट है। और वैसे यहाँ लॉस हुआ था तो 40 का लॉस है। अब ध्यान से समझो, ये सेलिंग प्राइस है, इतने में आपने सामान बेचा है, इतना आपने कमाया भी है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा आपका 160। वही चीज़ यहाँ समझनी है कि भाई इतने में हमने सामान बेचा और इतने के लिए हम रो रहे, इतना में नुकसान हो गया, तो इसका मतलब है हमने दोनों को मिलाकर 240 में ख़रीदा होगा। तो वही चीज़ हमने करी है। प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। कैलकुलेट करने पर ये 25% आएगा, ये 16.66। दोनों का डिफरेंस आप करोगे तो 8.33%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, मिक्सचर एलिगेशन का आसान सा सवाल है। कहता है एक सॉल्यूशन में दूध और पानी का अनुपात 1:4 है। उसके बाद m लीटर दूध मिलाने के बाद यह अनुपात 1:3 हो जाता है। फिर से अगर इसमें हम n लीटर पानी मिला दें तो ये अनुपात 2:7 हो जाता है। कहता है n-m अगर 4 लीटर है तो सबसे शुरुआती मात्रा इसकी क्या थी। चलते हैं सॉल्यूशन पर। देखो भाई करना क्या होता है इसमें, जैसे शुरुआत में ना मिल्क और वाटर का रेशियो 1:4 था। फिर हमने क्या किया कि m लीटर मिल्क ऐड किया है। क्योंकि हमने ऐड मिल्क किया है तो इसका मतलब है वाटर की क्वांटिटी सेम बनी रहनी चाहिए, और वाटर को मैंने सेम बनाया है तो ऊपर वाटर 4 है नीचे 3 है, दोनों का LCM 12 होता है। ऊपर वाले नंबर्स को आप 3 से और नीचे वाले नंबर्स को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब वाटर बराबर होगा। अच्छा, वाटर तो बराबर हो गया। अब आप ध्यान से देखो, मिल्क यहाँ 3 नज़र आ रहे हैं और यहाँ 4, तो इसका मतलब है हमने 1 यूनिट मिलाया है, तो m की वैल्यू यूनिट में 1 है। उसके बाद इतना तो मिक्सचर हो ही चुका है, इसे अब आप आगे लेकर आओ। फिर क्या किया हमने कि इसमें ना अब मिलाया हमने n यूनिट पानी, क्योंकि अब की बारी पानी मिलाया है तो सेम रहना ज़रूरी है भाई मिल्क का, वही मैंने यहाँ लिखा है। अब आप मिल्क देखो ध्यान से, ऊपर 4 है नीचे 2 है, नीचे डबल कर दो बन गया 4। तो मिल्क सेम होते ही हमें नज़र आ रहा है कि वाटर भाई 2 यूनिट मिली है, तो n की वैल्यू 2 होगी। अब n-m हमने करके देखा तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, बट दे वो 4 लीटर रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर होगी। अब पूछा जा रहा है बिल्कुल शुरुआती मात्रा कितने लीटर थी। तो बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। देखो आपको नज़र आ रहा होगा कि 3 और 12 15 यूनिट वैल्यू थी, तो 15 यूनिट की वैल्यू 60 लीटर होगी, क्योंकि 1 यूनिट 4 है। तो बस यही इसका सॉल्यूशन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो भाई 8 के बाद फिर से इस PDF में 9th क्वेश्चन मिसिंग है, तो सीधा आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पर। एवरेज का क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझेंगे। कहता है कि 48 वर्कर और 2 मैनेजर, यानी कि 50 लोग एक कंपनी में हैं, और होता क्या है कि उनमें से ना 2 वर्कर, मान लेते हैं इनमें से 2 वर्कर्स की जो बात हो रही है, एक का नाम A है और एक का नाम B है।
तो इनमें से एक वर्कर की सैलरी डबल है दूसरे से। हालांकि कुछ भी यूज़ नहीं है, मतलब इसका अगर आप देखोगे कुछ नहीं है इसका यूज़, मैंने आपको समझा दिया। तो दो वर्कर्स को, इन दोनों को हमने बाहर कर दिया और इनकी जगह हमने दो मैनेजर्स ले लिए। दो वर्कर्स बाहर और दो मैनेजर्स अंदर। अच्छा, मैनेजर जो हमने दो लिए ना, उनके आने के बाद क्या हुआ कि सभी लोगों को फ़ायदा हो गया 500 रुपये का, मतलब एवरेज बढ़ गया 500 का। बल्कि सबको फ़ायदा नहीं हुआ, देखो यहाँ बता रखा है एवरेज सैलरी जो इंक्रीज़ हुई है ना वो वर्कर्स की हुई है, और दो तो मैनेजर है शुरुआत में, उनको नहीं लेके चलोगे तो आप मानोगे कि भाई 48 लोगों को फ़ायदा हुआ है। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि दो मैनेजर्स तो आ गए, 46 रह गए, बट वो मैनेजर भी क्योंकि वर्कर्स की पोस्ट पर ही आए हैं तो इसलिए उनको भी वर्कर ही मानना होगा। तो अभी हमें 48 लोगों को उनका एवरेज बढ़ा है 500 रुपये से। तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि एक तरीके से 500 का नोट सबको मिल गया 48 लोगों को, और 48 की गुणा जब आप 500 में करोगे तो आपको 24,000 रुपये मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये दो नए मैनेजर्स जो आए ना, ये 24,000 रुपये फालतू लेकर आ रहे हैं उन वर्कर से जो दो गए थे। तो देखो 32,000 और 22,000, 54,000 बनाते हैं। दो मैनेजर्स की सैलरी इतनी है, और हमने ये पता लगा लिया कि 24,000 रुपये तो ये एक्स्ट्रा थे वर्कर से। तो अगर मैं माइनस इसमें से करूँगा ना तो मुझे पता चलेगा वर्कर्स की जो सैलरी होगी वो 30,000 रुपये होगी। वही हमसे पूछा है कि दोनों वर्कर्स की सैलरी कितनी है, तो आंसर होगा 30,000 रुपये। अगर भाई नहीं समझ में आया तो ये चीज़ें मैंने सॉल्यूशन में समझा रखी है, आप वहाँ से समझ लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन के थ्रू ही समझते हैं। 11 क्वेश्चन में बताया था कि 630 बच्चे हैं जिनमें लड़की और लड़कों का, सॉरी लड़कों और लड़कियों का एवरेज, जिसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात आपको बता रखा है 3:2। तो देखो करना क्या है कि आप 3:2 में ना इन 630 बच्चों को बांट लो। कैसे बांटने हैं कि भाई 3 और 2 5, 5 बच्चे नहीं है 630 है, 5 यूनिट की वैल्यू इतनी होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगी 126। इन 3 यूनिट की वैल्यू 378 और 2 यूनिट की 252। इसके बाद नए बच्चे जो आते हैं वो है 90। 90 आप इसमें जोड़ोगे तो यानी नए बच्चे अब 720 हो जाएंगे। अब जो 720 बच्चे हो जाएंगे तो उनमें से लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 7:5। फिर से 7 और 5 में बांट लो कि भाई 7 और 5 12, लेकिन 12 की वैल्यू 720, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 60 होगी। 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा अब इतने लड़के हैं इतनी लड़कियां हैं। पूछा है कितने नए लड़के आए, तो अब वाले लड़कों में से पिछले वाले लड़के घटा दोगे तो पता चलेगा 42 नए लड़के आए। चलते हैं अगले सवाल पर। देखो भाई फिर से एक एवरेज का अच्छा और आसान क्वेश्चन है। बता रखा है कि टोटल 11 प्लेयर्स एक क्रिकेट टीम में हैं, और क्या होता है कि दो प्लेयर्स चले जाते हैं और इनकी जगह दो नए प्लेयर्स आ जाते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था ना मैनेजर और वर्कर्स का, तो वही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा चेंज है बस। वहाँ पर क्या हुआ था कि सैलरी उनकी ज़्यादा थी, मतलब वर्कर से। यहाँ जो दो नए प्लेयर्स आ रहे हैं इनकी एज आपको कम मिलेगी पुराने वाले प्लेयर से। देखो कैसे, ये जो दो प्लेयर्स गए हैं ना, देखो ये कितनी एज मिलाकर लेकर गए हैं। तो एक 17 साल का था, एक 20 साल का था, तो यानी दो लोग 37 साल लेके चले गए थे। तो अभी हम ये समझे कि भाई अगर ये दोनों नए प्लेयर्स भी 37 साल के ही हो तो फिर क्या होगा कि कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, जैसी चीज़ें पहले चल रही थी वैसी अभी चलेगी। बट अभी क्या हुआ कि इनके आने के बाद ना देखो सभी को 2 महीने का नुकसान हो गया। एवरेज का मतलब होता है पर हेड, और टोटल 11 की बात हो रही है। इनके आते दोबारा से 11 प्लेयर हो गए, तो 11 प्लेयरों को 2-2 महीने का नुकसान हुआ, यानी कि 22 महीने इनकी एज कम निकलेगी। तो जो दो नए प्लेयर्स आए हैं उनकी अपनी एज 37 साल में से 22 महीने घटाने पर आएगी। जब आप घटाओगे ना तो 35 साल और 2 महीने मिलेंगे आपको। तो हमें पता चल गया कि दो नए प्लेयर्स की एज मिलाकर इतनी है, और अगर एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देना। अब बहुत से बच्चों को क्या होता है कि 2 से डिवाइड करने में दिक्कत होती है। तो 2 से डिवाइड होने वाला नंबर देखो 35 नहीं है, लेकिन 35 से पहले कोई तो होगा, तो वो नंबर होगा देखो 34। तो आप क्या करो 34 के पहले 2 इससे कर लो, तो आप बोलोगे 34 का आता हो गया 17 साल।
अब आपने क्या किया कि एक पूरा साल तो यहाँ छोड़ दिया 12 महीने, और 2 महीने यहाँ भी बच रहे हैं, यानी 14 महीने को फिर से आप दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 7 महीने और आगे। तो इसका मतलब है नए जो प्लेयर्स आए ना उनकी एवरेज एज, एक की एज 17 साल और 7 महीने है। करते हैं भाई अगला सवाल। देखो भाई इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 था, फिर से एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको इसके सॉल्यूशन के थ्रू समझते हैं। देखो बताए इस क्वेश्चन में ये रखा था कि भाई एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य 180 रुपये है। तो पहला डिस्काउंट हमने उस पर 10% दिया है और दूसरा डिस्काउंट हमें निकालना है कितना दिया है, और दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट है, क्रमिक छूट। तो आपने पढ़ रखा होगा सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या होता है कि पहला डिस्काउंट तो मिलता है मार्केट प्राइस पर, लेकिन पहले डिस्काउंट के बाद जो भी डिस्काउंट मिलेगा ना वो बचे हुए सेलिंग प्राइस पर मिलता है। तो पहला डिस्काउंट 10% मैंने मार्केट प्राइस पर निकाला, 180 का 10% आप समझ पा रहे हो 18 आएगा। 18 घटाओगे तो सेलिंग प्राइस इतना बचा। अब 162 पे एक और डिस्काउंट दिया होगा, तभी हमने फाइनली इतने में बेचा है। कितना वो डिस्काउंट दिया तो आप इन दोनों को अंतर कर सकते हो, 24.3। और कितना परसेंट ये डिस्काउंट है, तो 24.3% डिस्काउंट हमें जो मिला है वो 162 पर मिला है, और परसेंट के लिए 100 कैलकुलेट करोगे तो पूरा 15% आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई इस क्वेश्चन नंबर 14 में ये भी एक एवरेज का क्वेश्चन है, जिसको शॉर्ट से किया जा सकता है, और मैं आपको शॉर्टकट पहले समझा देता हूँ। कहता है कि 12 बच्चों का एवरेज 46 है, ठीक है। अभी दो नए बच्चों के आने से ये एवरेज 4 से बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो दो नए बच्चे आए ना उनका एवरेज भी कम से कम 46 तो है ही, अगर नहीं होता तो एवरेज गिरता। और एवरेज बढ़ाने का मतलब यही है कि 46 से ज़्यादा है, तो 46 से इन दो का एवरेज ज़्यादा है, एक तो ये बात समझनी है। और कितना ज़्यादा है वो समझते हैं। तो ये बताओ कि एवरेज कितने से बढ़ा है, 4 से, यानी हर किसी को 4 4 इन्होंने बांट दिया। कितने लोगों को बांटा, 14 लोगों को, क्योंकि 12 स्टूडेंट्स पहले थे, दो ये भी आ गए, 14 हो गए। और ये जो सब बांटा है ये लेकर कौन आया है, ये लेकर आए दो नए बच्चे। तो यहाँ से हमें पता चला कि इन दोनों का एवरेज 46 से इतना ज़्यादा है, मतलब 28 ज़्यादा है। और 28 आप जोड़ोगे तो आंसर मिलेगा आपको 74। हालांकि अगर ये चीज़ें नहीं समझते आप तो डिटेल मैंने इसका बताया, देखो सॉल्यूशन दिखाता हूँ। देखो यहाँ मैंने इसका डिटेल बताया कि 12 बच्चों का एवरेज क्योंकि 46 है, तो आपको पता है कि सम कैसे निकालते हैं, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो पता चलेगा इन 12 बच्चों का कुल योग इतना है, मतलब कुल इतनी आयु है। उसके बाद फिर मतलब जो भी है ये आयु या अंक जो भी है, उसके बाद 14 बच्चों का एवरेज 50 हो जाएगा, क्योंकि देखो 12 स्टूडेंट्स पहले थे, दो नए आए तो 14 हो गए। एवरेज पहले 46 था, 4 से बढ़ने के बाद 50 हो गया। तो इन 14 बच्चों का सम कितना होगा, 700। अगर जो 700 में से मैं 552 घटा दूँ तो ये सिर्फ दो नए बच्चे होंगे, और उन दोनों बच्चों का एवरेज निकालना है तो 7 7 2 से डिवाइड कर लो, तो आंसर आपको मिलेगा 74। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। कहता है किसी राज्य एक्स में क्या होता है कि 5 लाख तक तो इनकम टैक्स फ्री है, लेकिन अगर जो आपने 5 लाख से ऊपर कमाया तो आपको टैक्स देना होगा 8%। और वो 8% तब तक ही चलेगा अगर 10 लाख तक है। मान लो आप 10 लाख से भी ऊपर पहुंच जाते हो, फिर स्लैब चेंज हो जाएगा, फिर 10% टैक्स देना होगा। तो ऐसे ही एक आदमी ने टोटल 1,20,000 रुपये टैक्स के रूप में दिए है, तो उसकी टोटल एनुअल इनकम कितनी है, समझते हैं सॉल्यूशन से। देखो यहाँ मैंने एक पूरा अच्छे से टैक्स स्लैब्स बना के समझाया आपको कि अगर जो 5 लाख तक, जिसको मैंने ए मान लिया, आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना। हाँ अगर आप 5 से 10 लाख के बीच में हो, जो भी इनकम है आपकी, आप उसका 8% दोगे। मान लो अगर आप 10 लाख से ऊपर पहुंच जाते हो, जैसे आपकी इनकम 12 लाख है, तो 10 लाख तक तो यही स्लैब चलेगा, ऊपर के 2 लाख पे आप 10% दोगे। तो ऐसे ही देखो कैलकुलेट करते हैं कि टोटल इस आदमी ने जो 1,20,000 रुपये टैक्स दिया है, तो एक तो मैंने उसको चेक किया इस वाले स्लैब में, क्योंकि इस स्लैब में तो कुछ नहीं है। इस स्लैब में 5 लाख रुपए बनते हैं, तो उस 5 लाख का मैंने 8% निकाला तो 40,000 आ गया। और 1,20,000 में से अगर 40,000 रुपये यहाँ टैक्स दिया है ना उसने, तो 80,000 रुपये यहाँ दिया होगा। अब ये 80,000 रुपये जो टैक्स है ना, ये देखो 10% वैल्यू के बराबर होगा।
तो यहाँ पर पूरी वैल्यू कितनी है, वो 100% होगी। तो 100% की वैल्यू मिल गई 8 लाख। तो इसका मतलब हुआ कि 8 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख, तो उसकी इनकम बनेगी 18 लाख रुपए। यही चीज़ मैंने यहाँ करके दिखाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। 16th हुआ, 17th हुआ, 18th हुआ, समझते एक एक करके। 16th क्वेश्चन में देखो बहुत पुराना क्वेश्चन है, मतलब RS अग्रवाल में भी है। एक दर्जन को हम ये बताओ किस रेशियो में नहीं बांट सकते। देखो 7 और 5 12, तो 12 तो 12 बट ही गया। 3 और 1 होता है 4, तो 4 को भी 12 में बांट सकते हैं। 1 और 2 3, 3 को भी 12 में बांट सकते हैं। बट 2 और 3 ना 5 होता है, तो 5 के टेबल में 12 नहीं आता, इसलिए यही आंसर होगा। आसान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में पूछता है कि भाई कौन सा नंबर है जो इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर लेगा। तो आप बिल्कुल बेसिक बेसिक डिविजिबिलिटी के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको डाउट है कि भाई 24 से डिविजिबल है, तो 24 देखो 3 गुना 8 से बनता है, मतलब नंबर 3 से और 8 से दोनों से फिर डिविजिबल होना चाहिए। अब 8 से ये नंबर डिविजिबल है नहीं, क्योंकि इसकी लास्ट की 3 डिजिट है 372, और 8 से लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए, और ये हो नहीं रही। तो 24 तो भूल ही जाओ भाई। इसके बाद आप ऐसे चेक करते चलोगे, तो जैसे 18 है, तो 18 बनता है 2 गुना 9 से, मतलब 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 9 से भी। 2 से तो आपको नज़र ही आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट डिजिट डिविजिबल है 2 से। और आप चेक करोगे तो 9 से भी ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। क्या होता है डिविजिबिलिटी 9 का? तो आपको ये सभी अंक एक एक करके जोड़ने हैं, और ये देखना है कि वो 9 के पहाड़े में आने चाहिए। तो कर लेना, आसान क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन समझते हैं। देखो 18 क्वेश्चन में भाई 60 रुपये प्रति आइटम की दर से बेचा जाता है एक वस्तु को, मतलब 60 रुपये पर आइटम। जबकि इस एक आइटम को बनाने में ना 40 रुपये लगते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, एक पे 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, एक आइटम पर 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब ऐसा है कि 3,000 रुपये एक हफ्ते में हमें निकालने ही निकालने हैं, और उसके अलावा 1,000 रुपये हमने अपनी कमाई के भी निकालने हैं। कहने का मतलब है 3,000 रुपये प्लांट चलाने के लिए निकालने हैं हफ्ते के, और हफ्ते के 1,000 रुपये हमें कमाई के निकालने हैं। तो टोटल यहाँ पर ना 4,000 रुपये एक हफ्ते में कमाने ज़रूरी है, और आप एक आर्टिकल पे कमा पा रहे हो 20 रुपये। तो जब 4,000 को 20 से डिवाइड करोगे, तो आपको पता चलेगा कि 200 वस्तुएं बनाना या 200 वस्तुएं बेचना बहुत ज़रूरी है। वही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 एवरेज का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, समझते हैं। देखो इसको, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो कि टोटल ना 9 लोग हैं। अब सब पिक्चर देखने गए, मान लो पिक्चर देखने गए, तो टोटल बिल बना, मतलब अभी ऐसा मान लो कि सब एक ने ही खर्च कर दिए, और अब उसने देखा कि टोटल मूवी देखने का खर्च भाई इतना आया। तो ये पैसा ना अब 9 जनों में बढ़ना चाहिए, क्योंकि 9 लोग गए थे पिक्चर देखने। वहाँ से हमें पता चलेगा एवरेज। एवरेज का मतलब एक का हिस्सा, कि एक जने को इतने रुपए देने पड़ेंगे। अब हुआ क्या कि इनमें से जो 8 लोग हैं ना, देखो वो 72 देकर साइड होते चले, और अब तक हमें ये नहीं पता चल रहा कि 72 रुपये देने इनके लिए ठीक है या नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं है ये एवरेज से ज़्यादा दे दे, या ये एवरेज से कम दे रहे हो, या ये बिल्कुल एवरेज ही दे रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा। वो बात पता चली जब 9वें आदमी पर बात आई। 9वां व्यक्ति देखो एवरेज तो देता ही देता है, और एवरेज ही देना था बस उसने, लेकिन वो एवरेज से 8 रुपये और ज़्यादा देता है। तो अब सवाल ये है कि इसने 8 रुपये ज़्यादा क्यों दिए। तो ये 8 रुपये इसलिए ज़्यादा दिए क्योंकि ये 8 रुपये ना इससे पहले वाले 8 लोगों ने मिलकर कम दिए होंगे। तो इसका मतलब है जो ये 72 रुपये पकड़ा रहे हैं ना, इन्हें 1 रुपया और भी देना चाहिए। तो एवरेज शेयर ना 73 है, इसका मतलब एक आदमी को 73 देने चाहिए थे। और पूछा है कि टोटल सबने मिलाकर कितना पैसा दिया। तो जब एक 73 दे रहा है, तो ऐसे ऐसे 9 लोग कितना देंगे, अब मल्टीप्लाई करोगे 657 आ जाएगा। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो सॉल्यूशन में मैंने बहुत डिटेल में लिखी है बातें, आप वहाँ से समझ लेना।
इसके बाद आ जाते हैं भाई बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ देखो आंसर आपको नज़र आ रहा होगा परसेंटेज में है, परसेंट में। तो परसेंट देखते ही 27 को काट देना, रियल डाटा का कोई काम नहीं है। आप मानो कि भाई 100 रुपये में इसने कोई सामान खरीदा, CP 100 रुपये, तो 20% इसको लॉस हुआ, और फिर कुछ ज़्यादा में बेचा तो 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी 10 का लाभ हुआ। तो बड़ी आसान सी बात पूछी है कि ये जो 20 रुपये है ना, ये बता दो कितना परसेंट होता है इस 10 का। तो मतलब 20 रुपये कितना परसेंट है 10 की तुलना में, सिर्फ इतना कैलकुलेट करना है, और यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 200%। बस यही इसका आंसर है। तो भाई इस पेपर को आप कंप्लीट करो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया या फिर आप चाहते हो दोबारा से मैं समझाऊँ, आप मुझे कमेंट करो, और जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। जब तक आप मतलब इसको कंप्लीट कर लेना। चलो मिलते हैं फिर अगले पेपर में। थैंक यू।